बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें एक रिलेशनशिप डिस्कस किया था कि जब कैल्शियम आते हैं ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं, ट्रोपोमाइसिन को डिस्प्लेस करते हैं, उसके बाद एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती। अब इस लेक्चर के अंदर हमने देखना ये है कि कैल्शियम आयन आएंगे कब, एक्टिन और मायोसिन जिस वक्त बाइंड करेंगे तो उनके लिए जो कैल्शियम आयन आते हैं वो किस वक्त आएंगे और किस प्रोसीजर के ज़रिए से आएंगे। तो यही आज का टॉपिक है, कंट्रोलिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम। यानी कैल्शियम आयन ने आना है, एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन करवाना है। अब सवाल ये है कि कैल्शियम आयन आएंगे कब। हमेशा हमारी बॉडी में ख़ास तौर पे जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें ज़्यादातर एक्शन है वो उस वक्त परफॉर्म होते हैं जब उन एक्शन के लिए नर्व इम्पल्सेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बाजू है ये अगर मैं बेंड करवाना चाहता हूँ तो मेरा जो ब्रेन है वो इस बाजू को मैसेज भेजेगा, वो मैसेज फिर मेरे बाजू को बेंड करवाएगा और मैसेज हमेशा किसके ज़रिए से जाता है, नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए से जाता है। तो इस वजह से यहीं से बात हम स्टार्ट करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि मसल उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे जब एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन से मुराद क्या है कि एक्टिन और मायोसिन ने स्लाइडिंग करनी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द नर्व इम्पल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखना यह है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। ये मैंने एक मसल्स ड्रा किया है और इसके अंदर ये जो आप कह सकते हैं सर्कल से आपको नज़र आ रहे हैं ये मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये एक मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो आमतौर पे इफेक्टर्स को मैसेज लेके जा रहा होता है, यानी वो उन चीज़ों की तरफ मैसेज मोटर न्यूरॉन ने लेके जाना है जिन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ठीक हो गया, इसकी डिटेल आगे फिर चैप्टर 17 में भी है, उसको वहीं डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मसल तक जो मैसेज आता है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से आता है। तो ये जो जगह है जहाँ न्यूरॉन और मसल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ब्रेन से मैसेज नर्व इम्पल्स के ज़रिए से मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं और फिर ये जो मैसेज है ये मोटर न्यूरॉन से मसल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस जगह ये ट्रांसफ़र हो रहा है उस जगह को हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बात क्लियर होगी। अब जो ही मैसेज मसल्स के अंदर इंटर होता है तो ये आप कह सकते हैं बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जैसे एक हमारे पास स्विच हो, उसके साथ हम 100 बल्ब अटैच कर दें तो जो ही स्विच ऑन होगा तो ये 100 बल्ब क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। जो ही स्विच ऑफ होगा तो ये बल्ब क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। यानी इन बल्ब्स का ऑन और ऑफ होना ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच के ऑन और ऑफ के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह आप ये समझ लें कि ये जो मोटर न्यूरॉन है इट एक्ट एज लाइक ए स्विच। ये स्विच का काम कर रहा होता है जो करंट को धकेलता है, करंट को पुश करता है मसल्स के अंदर। तो जो ही करंट मसल्स के अंदर इंटर होता है फिर उस करंट के रिस्पॉन्स में अंदर के जो मसल फाइबर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। करंट आएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी मसल फाइबर की। करंट नहीं आएगा या नर्व इम्पल्स नहीं आएगी तो अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी नहीं होगी। तो यानी आप ये समझ लें कि इन सारे मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स से करंट आ रहा है या नर्व इम्पल्स आ रहे हैं, वो सिंगल मोटर न्यूरॉन। यानी एक मोटर न्यूरॉन हज़ारों मसल फाइबर्स को मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहा है, अगर नर्व इम्पल्स नहीं आती तो वो सारे के सारे रिलैक्स भी करेंगे। तो इस वजह से एक मोटर न्यूरॉन ये काफ़ी सारे मसल फाइबर के लिए एक यूनिट का काम कर है, सिंगल, लेकिन उसका कनेक्शन आगे काफ़ी सारे मसल फाइबर के साथ या मसल सेल्स के साथ है। तो यही बात लिखी कि मोटर यूनिट क्या है कि एक चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो जब हम बात करते हैं ऑल मसल फाइबर आर इननर्वेटेड कि जितने भी मसल फाइबर यहाँ जो इनको नर्व इम्पल्स पहुँचेगी, जितने भी मसल फाइबर्स एक मसल्स के अंदर मौजूद हैं जिनको नर्व इम्पल्स पहुंचेगी, ये बात अपने जहन में रखने क्योंकि इस बात को हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे पास मसल फाइबर हैं जिनको सारों को नहीं, जिनको नर्व इम्पल्स पहुंचेगी बाय ये सिंगल मोटर ने, वो सिंगल मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से ही आ रही होगी। यानी आप ये समझ लें कि इसी मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से नर्व इम्पल्स इस मसल के अंदर इंटर होगी। अब यहाँ डिपेंड करता है कि 100 को पहुँचती है, 200 को पहुँचती है या सारे मसल फाइबर को
पहुंचती। तो बहरहाल ये बात ध्यान में रखेंगे कि जितने भी इस मसल के अंदर मसल फाइबर हैं जो उनको नर्व इंपल्स आती है, अगर उनको पहुंचती है वो सिर्फ सिंगल मोटर न्यूरॉन ही उनको पहुंचा रहे होते हैं। तो ऑल मसल फाइबर आर इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं मोटर यूनिट, कि एक यूनिट है जो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट, और जिस में नर्व इंपल्स जाएगी वो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होंगे एक ही वक्त में इन रिस्पॉन्स टू एक्शन। अच्छा, यहाँ एक्शन पोटेंशियल का वर्ड इस्तेमाल किए, तो एक्शन पोटेंशियल इज़ द अदर नेम ऑफ नर्व इंपल्स। जो नर्व इंपल्स है उसका दूसरा नाम एक्शन पोटेंशियल है। फायर्ड बाय द मोटर न्यूरॉन, यानी मोटर न्यूरॉन ने नर्व इंपल्स भेजी, उस नर्व इंपल्स के रिस्पॉन्स में इन मसल फाइबर ने एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक जिसके अंदर वो नर्व इंपल्स जाएगी। तो मोटर यूनिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छी तरह क्लियर करना है कि एक मोटर न्यूरॉन मसल्स के अंदर जितने भी मसल फाइबर को नर्व इंपल्स पहुंचती है वो सिंगल मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से पहुंचती है। और इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें सिंगल मोटर न्यूरॉन सारे के सारे मसल फाइबर को नर्व इंपल्स पहुँचा रहा है, ये कॉन्सेप्ट मोटर यूनिट कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जब हम इस मसल फाइबर को बड़ा करके देखते हैं, मसल सेल्स को, तो मसल सेल्स को जो हम बड़ा करके देखते हैं तो इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सार्कोलीमा कहलाती है। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप लोगों ने क्लियर रखना है कि टी सिस्टम। अब होता क्या है कि सार्कोलीमा कहीं कहीं ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट होकर एक ट्यूब्यूल बनाती है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट होकर एक ट्यूब्यूल्स बनाती है। इस ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, क्योंकि ये विड्थ वाइज बनती है। हमारे पास दो किस्म के सेक्शन है, एक हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। कोई भी चीज़ अगर लेंथ वाइज हो तो वो लॉन्गिट्यूडिनल कहलाती है, अगर विड्थ वाइज हो तो वो ट्रांसवर्स कहलाती, ट्रांसवर्स। तो इसकी जो पेनिट्रेशन है वो विड्थ वाइज है, तो इस वजह से इसको ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और एक मसल फाइबर में हज़ारों टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। जब सारी ट्यूब्यूल्स को इकट्ठा किया जाए तो एक टी सिस्टम बनता है। तो यहीं से बात हम स्टार्ट करेंगे। इसकी थोड़ी सी बड़ी डायग्राम मैंने यहाँ ड्रा कर दी। सबसे पहले टी सिस्टम है क्या? टी सिस्टम के बारे में यहाँ से थोड़ी सी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारा एक मसल फाइबर है, तो इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रही है, ये एक टी ट्यूब्यूल्स है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे थोड़ा से स्पेस के बाद एक और पेनिट्रेट करी। इसी तरह अलोंग द लेंथ काफ़ी सारी टी ट्यूब्यूल्स इस सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने दो ड्रा की। तो यहाँ जहन में रखेंगे इसको ट्रांसफर ट्यूब्यूल क्यों कहा गया, क्योंकि ये विड्थ वाइज ये लेंथ है। अगर ये इस तरह बनती तो फिर शायद हम इसको एल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये लेंथ वाइज है। लेकिन ये चूँकि विड्थ वाइज बन रही है, इस वजह से इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो टी सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए कि सार्कोलीमा की पेनिट्रेशन के बाद जो ट्यूब्यूल्स बनती है, उस ट्यूब्यूल्स के उस एक ट्यूब्यूल को ट्रांसफर ट्यूब्यूल कहा जाता है, और काफ़ी सारे टी ट्यूब्यूल्स के मजमूए को टी सिस्टम कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। टी सिस्टम है क्या, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते। सार्कोलीमा मसल फाइबर, यानी एक मसल सेल की जो सार्कोलीमा, अब सार्कोलीमा यहाँ क्लियर होना चाहिए। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज कॉल्ड एज सार्कोलीमा। द सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म ए हालो एलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स। एक लंबी सी ट्यूब्यूल्स बनाती है जिसको ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। एंड टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल सेल कलेक्टिवली कॉल्ड एज टी सिस्टम। ये टी सिस्टम क्या है? अब सवाल ये है कि जब ये पेनिट्रेट कर रही है तो ये किस जगह पेनिट्रेट करेगी? ये नहीं है कि किसी भी जगह से यहाँ पेनिट्रेशन होती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई। जैसे मैंने यहाँ एक मायोफिब्रल्स बनाया है। मायोफिब्रल्स की निशानी क्या थी कि उसमें लाइट बैंड है, उसमें डार्क बैंड है, उसमें लाइट बैंड है, उसमें डार्क बैंड है, उसमें लाइट बैंड है, डार्क बैंड है। और लाइट बैंड में हमने कहा था कि लाइन्स होती हैं जिसको जी लाइन कहा गया। तो टी ट्यूब्यूल्स जो मायोफिब्रल्स सेल में पड़ा है उसके दो जगह पे आमतौर पे टी ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होती कि जहाँ ए और आई बैंड जंक्शन बनता है, यानी ए और आई बैंड जहाँ मिलता है उसका जो जंक्शन है वहाँ टी ट्यूब्यूल्स बनती है, या जी लाइन वाली जगह पे बनती है। ठीक है, तो ये जहन में रखना है कि टी ट्यूब्यूल्स की जो पेनिट्रेशन है सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर मायोफिब्रल्स का एक गुच्छा पड़ा है, तो आमतौर पे मायोफिब्रल्स में जहाँ ए और आई बैंड का जंक्शन है वहाँ, और जो जी लाइन है या वहाँ, तो ये पेनिट्रेशन आमतौर पे इन दो रीजन्स में
हो रही होती है। इस वजह से बुक में इस बात को क्लियरली लिखा गया है कि टी ट्यूब्यूल जब अंदर की तरफ जाती हैं तो इनसर्कल द मायोफिब्रल, तो मायोफिब्रल्स के साथ जब ये अटैच होती हैं तो एट द लेवल ऑफ जी लाइन, तो ये या तो ये जी लाइन के रीजन में बन रही होती हैं एंड आई एंड ए बैंड जंक्शन, या जो आई से क्या मुराद है लाइट बैंड, ए से मुराद डार्क बैंड, उनके जंक्शन पे ये बन रही होती है। अच्छा, इन टी ट्यूब्यूल्स के अंदर फिर फ्लूइड भरा होता है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। इस वजह से दीज ट्यूब्यूल आर कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो टी सिस्टम जहन में रखेंगे, टी सिस्टम है क्या। अच्छा, इसी तरह यहाँ एक और टर्म हम इस्तेमाल करेंगे जिसको ट्राइएड्स। ट्राइएड्स को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर थोड़ी सी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर काम करता है, लेकिन यहाँ दो चीज़ें जो बाकी सेल से थोड़ा सा हटके हैं। यानी आप जब हमने फर्स्ट ईयर में ये बात डिस्कस की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने फ़ौरन ही कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो शक्लें हैं। एक के साथ प्रोटीन अटैच होते हैं जिसको हमने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक के साथ प्रोटीन अटैच नहीं होते जिसको हमने कहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी किसी भी सरफेस से प्रोटीन अटैच नहीं होते। इस वजह से पहली जो प्रॉपर्टी जो दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हटके वो ये है, इट इज़ डिवाइड ऑफ प्रोटीन्स, कि इसमें प्रोटीन्स नहीं होती। डिवाइड ऑफ का मतलब है कि नहीं होती प्रोटीन्स। और दूसरा, इट शो रिपीटिंग पैटर्न, और आमतौर पे इसकी जो शक्लें हैं बार बार रिपीट हो रही होती। जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया, जिस तरह का ये पोर्शन है उसी तरह का अगला पोर्शन है, तो ये रिपीटिंग पैटर्न कहलाता है कि अगर एक ही शक्ल बार बार रिपीट हो तो ये रिपीटिंग पैटर्न कहलाता है। यानी ये टी ट्यूब्यूल आ गया, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर टी ट्यूब्यूल्स, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ट्राइएड्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह आपने समझ। दो चीज़ हमने डिस्कस कर ली, टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों चीज़ें मिलके बार जगह पे ट्राइएड्स बना रही होती है। ट्राइएड्स कैसे बनता है? सबसे पहले ये मैंने ड्रा किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ, ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगर हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब्यूल्स वाला एक स्ट्रक्चर है, इसके एंड्स को देखें, जो मैंने ब्लू यानी जिसमें मैंने ब्लू कलर मुकम्मल तौर पे फिल किया है, ये इसके टर्मिनल पोर्शन है। टर्मिनल से क्या मुराद है? एंड है। यानी इसके बाद यहाँ टी ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है, इस एंड के बाद ये टी ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो इससे पहले वाला था ये उसका टर्मिनल है। फिर आगे जाए, ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्मिनल है, ये दूसरी तरफ का टर्मिनल है। यानी जो एंड्स हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल्स, ठीक है। अब इन टर्मिनल्स को मैं सपोज कुछ आप कह सकते हैं लेबलिंग कर देता हूँ। जैसे इस टर्मिनल को मैं T1 कह देता हूँ, इस टर्मिनल को T2 कह देता हूँ, इसको T3 कह देता हूँ, इसको T4 कह देता हूँ और इसको T5 कह देता हूँ, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो टर्मिनल्स हैं इनकी मैंने लेबलिंग कर दी और दरमियान में टी ट्यूब्यूल्स मौजूद, दरमियान में ये टी ट्यूब्यूल्स मौजूद, ये दो टी ट्यूब्यूल्स जो मैंने ड्रा की। अब ट्राइएड्स कैसे बनते? एक टी ट्यूब्यूल्स और उसके इर्द गिर्द जो टर्मिनल्स हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके, जैसे ये टी है, टी ट्यूब्यूल्स है, एक T1 इधर से आ गया और एक T2 इधर से, यानी एक इधर से टर्मिनल आ गए, तो ये तीनों चीज़ों का मजमूआ ट्राइएड्स कहलाता है। ये तीनों चीज़ों का मजमूआ क्या कहलाता है? ट्राइएड्स कहलाता है। यानी टर्मिनल 1 टी ट्यूब्यूल्स, टर्मिनल 2 एक ट्राइएड ये होगा, टर्मिनल 3 टी ट्यूब्यूल्स, टर्मिनल 4 एक ट्राइएड्स ये होगा। तो ये काफ़ी सारे जो ट्राइएड्स हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मसल फाइबर ये हमें नज़र आ रहे होते। तो ट्राइएड्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे? ट्राइएड्स है क्या? द टी ट्यूब्यूल्स, ये आगे टी ट्यूब्यूल्स एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट एनवेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इन्वेलप है जो टी ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है बिल्कुल। अब ये देखें, ये टी ट्यूब्यूल के साथ ये वाला इन्वेलप एडजेसेंट है, ये वाला इन्वेलप एडजेसेंट है, तो फॉर्म ट्राइएड्स। तो ये ट्राइएड्स बना रहे होते हैं एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ along the length of fibrils। तो ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि टी ट्यूब्यूल्स और टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट एनवेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के इन्वेलप का वो हिस्सा जो टी ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच है, जो टर्मिनल पोर्शन है उसका एंड है, वो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइड। एक इधर से दरमियान में टी ट्यूब्यूल, एक इधर से, तो ये ट्राइड हमारे पास बनता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की, कि मैकेनिज़्म कैसे काम होता है। अच्छा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जब सार्कोलीमा के अंदर नर्व इम्पल्स आती है, और ये नर्व इम्पल्स आती कैसे है, मोटर न्यूरॉन इसको लेके आते हैं, और जब मोटर न्यूरॉन इसको लेके आते हैं तो ये नर्व इम्पल्स यहाँ इंटर हो जाती है। फिर ये नर्व इम्पल्स क्या करती है, ये सार्कोलीमा से मूव कर रही होती तो टी ट्यूब्यूल्स में आ जाती। अब टी ट्यूब्यूल में आएगी तो यहाँ से चली जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ही नर्व इम्पल्स इंटर होती है तो कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू, जो मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि आज हम देखेंगे कैल्शियम आयन आते कहाँ से। तो मोटर न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स आई, मसल में इंटर हुई, और मसल के बाद फिर एक मायोफिब्रल्स के सार्कोलीमा में इंटर हुई, सार्कोलीमा से गुजर रही है तो सार्कोलीमा में जो टी ट्यूब्यूल्स बनी उसमें आई, टी ट्यूब्यूल्स के बाद किस में चली गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली गई, वहाँ कैल्शियम गेट्स ओपन हो गए, कैल्शियम रिलीज़ हो। जो ही कैल्शियम रिलीज़ हो के आता फिर आगे वही प्रोसेस चल रहा है कि कैल्शियम वो, अब ये मैं नीचे मायोफिब्रल ड्रा किया है, तो मायोफिब्रल में आपको याद है कि 2 किस्म के फिलामेंट है, एक्टिन है, मायोसिन है। फिर एक्टिन में 3 किस्म की प्रोटीन्स है, एक एक्टिन प्रोटीन्स है, एक ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन, एक ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, ट्रोपोमाइसिन को डिस्प्लेस कर देंगे। अगेन जो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से प्रोसेस डिस्कस किया था। उसके बाद फिर एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट वो एक्सपोज हो जाएंगे, जो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड है वो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ अटैच होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें रोल ऑफ एटीपी को भी हमने डिस्कस कर ली। तो यह मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया कि हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए नर्व इम्पल्स कहाँ कहाँ से जाती है। तो नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से आती है सार्कोलीमा में, सार्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल्स में एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर होती है, वहाँ कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करती है, जिसके बाद ट्रोपोमाइसिन को डिस्प्लेस कर देती है। फिर बाइंडिंग होती है मायोसिन की एक्टिन के साथ, स्लाइडिंग होती है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, जो इसी को हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन के इंट्रैक्शन को कैल्शियम आयन कंट्रोल कर। कैल्शियम आयन कैसे निकलते हैं, जब नर्व इम्पल्स आती है। अच्छा, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो कि नर्व इम्पल्स के आने से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो एक और कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करेंगे, जो मैंने कहा था कि एंड पे मैं बताऊंगा, कि लाजमी नहीं है कि जब मसल नर्व इम्पल्स आए तो हर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करे, ये लाजमी नहीं है। क्योंकि हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन बाद दफ़ा स्ट्रांगली हो रही होती है, बाद दफ़ा वीकली हो रही होती है। तो नंबर ऑफ मसल फाइबर जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ये डिसाइड करती है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। जैसे सपोज अगर हमारे पास नर्व इम्पल्स आई और इसने सिर्फ 5 मसल फाइबर को स्टिमुलेट किया तो वीक होगी, अगर 10 को किया स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर 15 को किया, यानी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन is directly proportional to innervation of number of muscle fiber, ठीक हो गया। तो स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करे। लेकिन एक जब मसल फाइबर के अंदर इंटर होती है नर्व इम्पल्स, तो इसमें जितने भी मायोफिब्रल्स हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कोई एक्सेप्शंस नहीं है, भाई कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जब एक नर्व इम्पल्स इस सेल में इंटर होती है, या तो सारे करेंगे या कोई नहीं करेगा। तो मायोफिब्रल्स की एक प्रॉपर्टी है, ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, कि या तो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मायोफिब्रल्स की बात हो रही है। मसल फाइबर में तो आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो मायोफिब्रल्स के बारे में, यहाँ ऑल और नन का रिस्पॉन्स, या सारे पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में या कोई नहीं करेगा।
यानी यहाँ नहीं होगा कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। तो मायोफिब्रिल्स जो मसल सेल के अंदर होते हैं, जो ही नर्व इम्पल्स मसल सेल के अंदर इंटर हुई तो या तो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आमतौर पे होता ही है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद अगर नर्व इम्पल्स नहीं आती तो सारे रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ एक्सेप्शंस नहीं है। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑल एंड नन रिस्पॉन्स क्या होते हैं। तो आपने कहना है कि मायोफिब्रिल्स जो एक मसल सेल्स के अंदर होते हैं, जब नर्व इम्पल्स उन तक पहुँचती है या तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या उनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं ये ऑल और नन रिस्पॉन्स ही। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये मसल्स के जो 4-5 टॉपिक जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ये कॉन्सेप्चुअल हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इसमें से एमडी कैट में भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, और वैसे भी जो बोर्ड्स के इम्तिहान हैं उसमें भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर के, कंसेप्ट वाइज भी और इम्पोर्टेंस वाइज भी। तो इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक हमारे पास होगा उसमें हम फिर डिफरेंट मसल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।